अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। हुकूमत के कलअदम तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि अब कलअदम तहरीक लब्बैक से दहशतगर्द जमात के तौर पर निपटा जाएगा। और आज की सबसे बड़ी पेशरफ्त यह है कि अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने पंजाब में 60 दिन के लिए रेंजर्स तैनात करने का ऐलान कर दिया है। आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ऐलान किया कि तहरीक लब्बैक मिलिटेंट हो गई है। पंजाब में 60 दिन तक रेंजर्स तैनात होगी और पंजाब हुकूमत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 5 के इस्तेमाल का इख्तियार दिया जाता है। मिलिटेंट हो चुके हैं। सादोकी में इन्होंने क्लाशनकोफों से पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें 3 जवान हमारे शहीद हो गए, 70 जख्मी हैं। हालात की संजीदगी को देखते हुए मैं कौमी सलामती और लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए आर्टिकल 147 के तहत पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूँ। एंटी टेररिस्ट एक्ट 1995 का भी 60 दिन के लिए पंजाब हुकूमत को इख्तियार देता हूँ और ये मैं नोटिफिकेशन जारी कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो वापस चले जाएं मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में। अभी भी कोशिश करेंगे। सारी रात मेरा फ़ोन खुला है कि ये वापस चले जाएं। मैं अपने वादे पे कायम हूँ। 60 दिन तक पंजाब हुकूमत सूबे में जहां चाहे वहां रेंजर्स तैनात कर सकती है और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 5 के तहत पुलिस या फौज का कोई रुकन जो किसी भी जगह तैनात हुआ हो वो वार्निंग देने के बाद दहशतगर्दी के वाकयात को रोकने के लिए जरूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है जो आज हुकूमत की तरफ से किया गया है। साथ ही वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मजीद कहना था कि फ्रांस का सफीर मुल्क में है ही नहीं और इनका एजेंडा कुछ और है। शेख रशीद ने तहरीक लब्बैक के हामियों को पैगाम दिया कि मुझे डर है कि इस कलअदम जमात को आलमी दहशतगर्द जमात करार न दे दिया जाए। हम फ्रांस एम्बेसी को ना बंद कर सकते हैं और उसका एम्बेसडर यहाँ है ही नहीं है। मैं लाइव कह रहा हूँ सारी दुनिया के सामने। वो कहते हैं हम गूगल से देखते हैं, मुझे तो आता नहीं गूगल से कैसे देखते हैं। मैंने एज ए इंटीरियर मिनिस्टर उनको कहा है कि फ्रांस का एम्बेसडर पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इससे साबित हुआ कि उनका एजेंडा कुछ और है। मुझे डर है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसे अभी हमने कालअदम करार दिया है, ये जो लोग देख रहे हैं उनके, वो समझने की कोशिश करें कि ये ना हो कि उन पर इंटरनेशनल पाबंदी लग जाए और वो दहशतगर्दों की आलमी तंजीम में आ जाएं और फिर इनके लोग जो हैं उनके केसेस हमारे बस में नहीं होंगे। अब हालात देखें, वो जाहिर है अब जो हालात ऐसे ही हैं तो उस तरफ भी जाना पड़ेगा। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस कलअदम तंजीम ने पुलिस एहलकारों पर हमले किए और पहली बार नहीं किए। कलअदम तहरीक लब्बैक के एहलकारों ने सीधी गोलियां चलाकर 4 पुलिस एहलकारों को शहीद किया। कलअदम तहरीक की जनब से पुरतशद्दुद मुजाहरे, तोड़ फोड़, सरकारी और निजी इब्लाग को नुकसान पहुँचाने समेत पुलिस एहलकारों पर हमले आज पहली बार नहीं हुए। उन्होंने हमेशा रियासती रीट को चैलेंज करते हुए शरपसंदाना रवैये को फरोग दिया। 2017 में भी तौहीन रिसालत कानून के नाम पर भी उन्होंने फैजाबाद में धरना दिया। क्या रियासत इस बात की इजाजत दे सकती है कि कोई एक गिरोह पूरे मुल्क को यरगमाल बना ले और वो जिसे मुजरिम करार दे इसे सजा हो, जिसे बेगुनाह कहे इसे रिहा कर दिया जाए। उनकी मर्जी के मुताबिक रियासत अपने कवानीन बनाए और दाखिला और खारजी फैसले भी इसी ग्रुप के मनपसंद हों। इस कलअदम तंजीम ने 2 दिन पहले भी मार्च के दौरान पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके शहीद किया। आज इन्होंने पुलिस पर सीधी गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में 263 पुलिस एहलकार जख्मी हुए और 4 शहीद हुए। क्या रियासत किसी गिरोह को इजाजत दे सकती है कि वो अमन व अमान को सबूताज करे? ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा। सिर्फ यही नहीं, आज ये पूरा मामला काबीना में ज़ेर बहस रहा। वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ मामलात पर ब्रीफिंग दी गई और काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक जारहाना पोजीशन लेते हुए वाज़ेह किया कि तहरीक लब्बैक एक मिलिटेंट ग्रुप है, रियासत की रिट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। हमने अलकायदा जैसी दहशतगर्द जमात को शिकस्त दी है। कलअदम तहरीक लब्बैक की कोई हैसियत नहीं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कलअदम जमात है और एक अस्करियत पसंद जमात है, मिलिटेंट ग्रुप है, कोई मजहबी पार्टी नहीं है, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है। इन्होंने एक वतीरा बना लिया है कि ये कोई ना कोई बहाना बना के बाहर निकलते हैं और सड़कें ब्लॉक कर देते हैं। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई रियासत की रिट को चैलेंज करे। ये लोगों को जिनको गलत फहमी है, पाकिस्तान की रियासत ने अलकायदा जैसी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को शिकस्त दी है। हमने बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को
यहाँ पे धूल चटाई है। कोई रियासत पाकिस्तान को कमजोर समझने की गलती ना करे। ये जो तंजीम है इसकी कोई हैसियत नहीं है, किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करे। 3 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं 2 दिनों में। अभी भी कुछ देर पहले 27 क्लाशनकोव बरदार जो हैं वो सादोगी में जो है वो इस तहरीक में शामिल रहे। वाज़ेह पॉलिसी डिसीजन लिया गया है और वो डिसीजन यही है कि ये जो अब कालदम तहरीक लब्बैक है इसको मिलिटेंट पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा और इस तहरीक को हम इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का खात्मा हुआ है, आप देखेंगे कि इनका भी अब आगे मामला जो है उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। एक तरफ वफाकी वजीर दाखिला और वजीर इतलात ये दो टोक मौक़िफ़ दे रहे हैं और दूसरी तरफ सेनेटर फैसल वाउडा कह रहे हैं कि उस वक्त के वजीर दाखिला एजाज शाह और वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने तहरीक लब्बैक से जो नवंबर 2020 में मुआहिदा किया था, जिस मुआहिदे में लिखा गया कि हुकूमत फ्रांस के सफीर को 2 से 3 माह के अंदर पार्लियामेंट से कानून साजी के जरिए मुल्क बदर करेगी, वजीर आजम को उसके बारे में बताया ही नहीं गया था। यानी जो मामला पार्लियामेंट में लाया भी गया, मुआहिदा भी हो गया, आज बताया जा रहा है कि वजीर आजम को उसके बारे में पता ही नहीं था। वजीर आजम की काबीना के 2 वुज़रा ने दस्तखत कर दिए, बाद में हुकूमत खुद पार्लियामेंट में ये मामला लेकर भी आई, करारदाद भी लेकर आई और आज बताया जा रहा है कि वजीर आजम को इस बारे में पता ही नहीं था। फवाद चौधरी ने भी आज मजीद कहा कि हम तहरीक लब्बैक को सियासी जमात के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे। साथ ही तहरीक लब्बैक को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने और रजिस्टर करने पर फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन और अदलिया पर सवालात उठाए, लेकिन ये भी तस्लीम किया कि उन्होंने अब तक सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से कोई रेफरेंस नहीं भेजा। इनको हम कतई तौर के ऊपर अब एक सियासी जमात के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे और बाकी इदारों को भी मैं समझता हूँ अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। यहाँ पे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक उनको दी गई है। उसके ऊपर अदालतों का जो मामला है, तमाम जो हमारे इदारे हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि वो अपना अपना किरदार अदा करें। हमने एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत उसको कालअदम करार दे दिया। जो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे कालअदम करार देना है वो हमारा इख्तियार नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। हमने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजना था। रेफरेंस अटॉर्नी जनरल साहब के ऑफिस में जो है वो उसकी तैयारी जो है वो हो रही है और उसमें जो तमाम एविडेंस है इनकी और अभी वाली भी, ये भी सारी एविडेंस मिलकर ये सुप्रीम कोर्ट को वो रेफरेंस फाइल कर देंगे। बट टू बी फेयर विद, मैं समझता हूँ कि रेफरेंस और नो रेफरेंस इदारों को अपना रोल खुद अदा करना चाहिए। यानी हुकूमत अपने मामलात की सुस्ती का मलबा भी दूसरे इदारों पर डाल रही है, क्योंकि हुकूमत ने 6 माह पहले यानी अप्रैल को तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दिया था और वाज़ेह किया था कि इस जमात को तहलील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा जाएगा। अब हम रेजोल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं। एक काम हमने कर दिया है, प्रोक्रिप्शन का आज नोटिफिकेशन अभी जारी हो जाएगा, फिर कल हम इस TLP को डिसॉल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल करने के लिए कैबिनेट को दोबारा भेजेंगे। कार्रवाई होगी, कोई रियायत नहीं होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई रियायत नहीं होगी। फैसले अदालतों पे होंगे, जो कानून को हाथ में लेगा कानून उसको हाथ में लेगा। मगर इसके बाद हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया, ना रेफरेंस भेजा, ना इस हवाले से कोई पेशरफ्त सामने आई, जबकि आज जाकर फवाद चौधरी ने दावा किया कि रेफरेंस की तैयारी चल रही है। यानी 6 माह बाद भी रेफरेंस नहीं भेजा गया और हुकूमत इदारों पर सवाल उठा रही है। आज फवाद चौधरी ने वाज़ेह किया कि तहरीक लब्बैक को सियासी जमात के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे, दहशतगर्दों की तरह निपटा जाएगा। जबकि 3 दिन पहले वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कह रहे थे कि कलअदम तहरीक लब्बैक पंजाब की तीसरी बड़ी पार्टी है, हमने उस पर पाबंदी आयद नहीं की, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, रियासत का काम डंडा चलाना नहीं है। ये तय पाया है कि हम मंगल तक, बुध तक हम इनके केसेस जो हैं वो वापस भी लेंगे, शेड्यूल 4 को भी देखेंगे, क्योंकि हमने उनको बैन नहीं किया हुआ। इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, हर जगह अपने निशान पे लड़ रहे हैं, तो ना हमने इधर किया हुआ है ना उधर किया हुआ है, हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए। सो हमें बेहतरी की फजा की तरफ जाना चाहिए। उनका पंजाब में तीसरा बड़ा वोट बैंक है, कालअदम हमने किया हुआ है इसलिए लिखा जाता है। लोग ये समझें कि रियासत झुक गई है, रियासत ने डंडा नहीं चलाया। रियासत का काम डंडा चलाना नहीं है, इतने कैमरों के आगे डंडा चल सकता है जी। साफ नजर आ रहा है इस पूरे मामले पर हुकूमत की जानिब से कंफ्यूजन रही है। शेख रशीद साहब ने अप्रैल में खुद पाबंदी लगाने का ऐलान किया था, फिर वो कह रहे हैं कि इस जमात पर पाबंदी नहीं है। 14 अप्रैल को जब पाबंदी लगाई गई तो वज़ीर दाखिला का क्या कहना था, आपको सुनवा। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया और ये समरी पंजाब हुकूमत की सिफारिश के बाद अभी काबीना को भेजी जा रही है। थानों पे हमले हुए हैं, पुलिस को अगवा किया गया है और नहते पुलिस वालों को चौकों में पकड़ के मोटरसाइकिलों से उतार के मारा गया है। आपने एम्बुलेंसेस रोकी हैं, मैंने
जो पंजाब से पास होकर करारदाद आई उसको अप्रूव करके कैबिनेट में तहरीके तालिबान पर पाबंदी लगाने की समरी भेज दी। तहरीके लब्बैक एक ही मुंह से निकल गया। अहम बात यह है कि ना सिर्फ पाबंदी लगाई थी बल्कि वजारत दाखिला ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें जमात पर बाकायदा दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए गए थे और ये 15 अप्रैल को हुआ था। यानी अगर आज हुकूमत कह रही है कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई है तो ये पहली दफा नहीं है। 15 अप्रैल को जारी होने वाले हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत के पास रीजनेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं कि तहरीक लब्बैक दहशतगर्दी में मशगूल रही है और ऐसे अंदाज में काम करती रही है जो मुल्क के अमन और सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह हैं। तहरीक लब्बैक लोगों को खौफजदा करके मुल्क में इंतशार पैदा करने में मुलविस रही, इंसानी जानों को नुकसान पहुंचाया, कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को जख्मी किया, उन्हें जान से मारा, सिविलियंस और हुकूमती ओहदेदारों पर हमला आवर हुई, बड़े पैमाने पर रुकावटें पैदा की, धमकियां दी, गालियां दी, नफरत की तशहीर की, तोड़ फोड़ करके हुकूमती और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, उन्हें लूटा गया, आग लगाई गई, अस्पतालों में जरूरी सप्लाईज को ब्लॉक किया गया, लोगों को डराया धमकाया गया, हुकूमत को खौफ दिलाने की कोशिश की गई और मुआशरे में एक खौफ का आलम और अदम तहफ़्फ़ुज़ की कैफियत पैदा की गई। इसलिए इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11B के तहत वफाकी हुकूमत तहरीक लब्बैक को एक कलदम जमात की हैसियत से फर्स्ट शेड्यूल में डालती है और इस नोटिफिकेशन को भी अब 6 माह हो गए हैं और 6 माह बाद हुकूमत ने कोई इक़दाम नहीं किए और फिर हालिया मुजाहिरों के बाद हुकूमत अपने ही नोटिफिकेशन के मुताबिक एक कलदम जमात से मुज़ाकरात करती रही। लेकिन हुकूमत का दावा है कि आज हतमी फैसला कर लिया गया है कि हुकूमत इस जमात को तहलील करने के लिए रेफरेंस भी दायर करेगी और इस जमात के साथ वही रवैया अख्तियार किया जाएगा जो किसी दहशतगर्द जमात के साथ किया जाता है। मगर कल तक शेख रशीद का दावा था कि फ्रांसीसी सफीर के अलावा तहरीक लब्बैक के तमाम मुतालबात मान लिए हैं। यानी हुकूमत कल तक बज़ाहिर करदम तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी की रिहाई तक के लिए भी तैयार थी। इस मीटिंग में भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब, DGI जनरल फैज साहब सारे मौजूद थे। हमने जो TLP के साथ बात की थी उसमें सारी बातों पर रजामंदी है सवाए एक फ्रांस एम्बेसी के मसले पर। मैं आपको पहले कह चुका हूँ पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के अदारे और पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत एक पेज पर है और उस पेज पर यह फैसला हुआ है कि फ्रांस की एम्बेसी का मसला जो है उसके अलावा तमाम मसले ठीक हैं। सो इस मसले पर हमारी मजबूरी है कि हम किसी एम्बेसी को बंद करने या उसके एम्बेसडर को निकालने की पोजीशन में नहीं। मैं कहता हूं कि हमारी देखें साद हुसैन, मैं तो उससे बड़े पैमाने पे बात कर रहा हूं। एक मसला जो उनका टॉप डिमांड है उससे वो पीछे हट जाए, बाकी सारे मसले हमने एक्सेप्ट किए हैं।